आज की जो क्लास है हमारी पीएचडी नोटिफिकेशन पर आधारित है। जो अभ्यर्थी पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए क्या है, सुनहरा अवसर है। वह इस यूनिवर्सिटी में जाकर क्या है, पीएचडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी और कहाँ से क्या है पीएचडी की सीटें निकली हुई हैं। तो गुरुकुल कांगड़ी सम विश्वविद्यालय हरिद्वार द्वारा क्या है पीएचडी की सीटें निकाली गई हैं, यानी कि गुरुकुल कांगड़ी डीम्ड यूनिवर्सिटी है। इसके अंतर्गत क्या है पीएचडी हेतु आवेदन मांगे जा रहे हैं। तो देखिए इस यूनिवर्सिटी ने क्या है, यहाँ पर आपने देखा होगा फुल टाइम एंड पार्ट टाइम, जो ये यूनिवर्सिटी है आपके फुल टाइम और पार्ट टाइम क्या है पीएचडी प्रोग्राम को चला रही है, यानी कि पूर्णकालिक और अंशकालिक। अब देखिए इसमें क्या बात कही है इन्होंने कि डायरेक्ट एडमिशन फॉर। अब डायरेक्ट एडमिशन फॉर का मतलब क्या होता है कि जो अभ्यर्थी नेट, जेआरएफ, गेट या सीईईडी या फिर कोई नेशनल टेस्ट क्वालिफाई किया हुआ है तो वो अभ्यर्थी क्या है डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हैं, उन्हें एंट्रेंस एग्जाम की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई। तो देख लेते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया रहता है ना, क्या क्या अहर्ताएं हैं जो आपको ध्यान में रखते हुए पूरी करनी है, तब आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले यही देख लेते हैं कि गुरुकुल कांगड़ी जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है इसके आवेदन कब तक दे सकते हैं। तो चलते हैं। तो देखिए इसमें देखिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में क्या लिखा है कि लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि जो आपके आवेदन की अंतिम तिथि क्या है 31 जुलाई। कितनी है 31 जुलाई। ठीक है, और देखिए इसमें आवेदन शुल्क आपका कितना है 500 रुपये। ठीक है, इसके साथ देखिए प्रोसेसिंग शुल्क यानी काउंसलिंग के समय भी आपको फीस सबमिट करनी पड़ेगी। कितनी करनी पड़ेगी आपको 1100 रुपये, है ना। और यूनिवर्सिटी की अपेक्षा क्या है, देखिए इस यूनिवर्सिटी में क्या है आवेदन जो शुल्क है वो बहुत ही कम लिया जा रहा है। वरना अगर हम अदर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो उसमें देखिए 2000, 2200, 1500 है ना, ऐसे आपके क्या है आवेदन शुल्क को लिया जा रहा है। अब देख लेते हैं कि पीएचडी पाठ्यक्रम हेतु उपलब्ध विषय, यानी कि किन किन विषयों में क्या है इस विश्वविद्यालय में पीएचडी कर सकते हैं, यानी किन विषयों पर क्या है पीएचडी यहाँ पर उपलब्ध है, उन पर भी क्या है एक नज़र डाल लेते हैं, ताकि हमें ये पता चल जाए कि जो सब्जेक्ट हमारे पास है क्या वो सब्जेक्ट इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी उपलब्ध हो रहा है या नहीं, यानी कि उस सब्जेक्ट पर क्या है इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी हो सकती है या नहीं। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहले जो हमारा सब्जेक्ट आ रहा है देखिए इसमें संस्कृत में सीटें हैं, आपके दर्शन शास्त्र में सीटें हैं, इसके अतिरिक्त देखिए हिंदी साहित्य हो गया, इसके साथ ही देखिए इतिहास, संस्कृति, पुरातत्व में आपको सीटें देखने के लिए मिल जाएंगी। मनोविज्ञान, भौतिकी, गणित, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, एप्लाइड साइंस यानी कि रसायन विज्ञान। ठीक है, इसके अतिरिक्त देखें तो कंप्यूटर साइंस में भी आपको सीटें देखने को मिलती हैं। ज्योतिर्विज्ञान, वैदिक कर्मकांड में भी सीटें हैं। वैदिक साहित्य, अंग्रेजी, योग विज्ञान, प्रबंधन, रसायन, कंप्यूटर विज्ञान, है ना, पर्यावरण विज्ञान, इसके साथ ही माइक्रोबायोलॉजी में भी क्या है सीटें देखने को मिलती हैं। अप्लाइड साइंस में देखें तो भौतिकी, इसके अतिरिक्त अप्लाइड साइंस में गणित, इसके अतिरिक्त बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में भी क्या है आपको पीएचडी उपलब्ध है। अर्थशास्त्र और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये जो सब्जेक्ट हैं इन विषयों में क्या है जो अभ्यर्थी इस सब्जेक्ट से अपना संबंध रखते हैं, जिन विद्यार्थी के पास उपयुक्त तालिका में जितने विषय दिए गए हैं अगर वो विषय उनके पास हैं तो वो क्या है इसमें यूनिवर्सिटी में क्या है अप्लाई कर सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पर दो फायदे देखने को मिल रहे हैं। एक तो इसमें देखिए फुल टाइम पीएचडी भी दी गई है, फुल टाइम और पार्ट टाइम। तो पार्ट टाइम पीएचडी उन अभ्यर्थियों के लिए है जो कहीं पर जॉब कर रहे हैं या किसी कारणवश वह दूर रह रहे हैं, यानी कि किसी न किसी जॉब में वो कार्यरत हैं, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, है ना। तो सबसे अच्छा मौका उन अभ्यर्थियों के लिए है जो अपनी जॉब के साथ साथ क्या है पीएचडी करने के लिए क्या है तत्पर हैं, है ना। तो अब देख लेते हैं कि क्या क्या और ज़रूरी सूचनाएं हैं। तो देखिए इसमें लिखा है कि प्रवेश संबंधी सभी सूचनाएं सम विश्वविद्यालय यानी डीम्ड यूनिवर्सिटी वेबसाइट तथा नोटिस बोर्ड पर लगा दी जाएंगी। चयनित अभ्यर्थियों की सूची सम विश्वविद्यालय वेबसाइट पर उपलब्ध की जाएगी, अतः अभ्यर्थी वेबसाइट और संबंधित विभागों में संपर्क करें। यानी कि जो अभ्यर्थी क्या है इस विश्वविद्यालय में अप्लाई कर रहे हैं पीएचडी के लिए
तो अगर जिन अभ्यर्थियों को इसमें चयनित कर लिया जाता है तो उनका क्या है, वेबसाइट पर क्या है, ब्यौरा दे दिया जाएगा। तो आप क्या है, वेबसाइट को विजिट करते रहें। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बात कही गई है कि नेट JRF, नेट, गेट, CEED या फिर कोई नेशनल लेवल का टेस्ट क्या है अभ्यर्थी ने पास किया हो तो PhD पाठ्यक्रम के लिए एक पात्रता परीक्षा मात्र है। अभ्यर्थियों की अर्हता केवल इसी सत्र 2024-25 के लिए मान्य होगी। देखिए सीधी सीधी बात कही गई कि जो अर्हताएं 2024 यानी कि इस सेशन में लगी हैं वो सिर्फ इसी सेशन में लागू होंगी। आपको आगे वाले सेशन में वो अर्हताएं बदली जा सकती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हर चीज़ एकदम ध्यान से पढ़ेंगे ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। नेट JRF, नेट, गेट, CEED एंड इसके बाद देखिए क्या लिखा है इन्होंने कि परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को विभागीय शोध समिति के समक्ष साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा। यानी कि जिन विद्यार्थियों ने नेट JRF या फिर सेट गेट ठीक है क्लियर किया हुआ है ना, तो उनका क्या डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। ठीक है। तो इंटरव्यू के दौरान क्या है, अभ्यर्थी की रुचि क्षेत्र के संबंध में विचार विमर्श किया जाएगा। उपयुक्त प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत भी यदि कोई अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं पाया जाता तो संबंधित विषय में सीट रिक्त मानी जाएगी। देखिए सीधी सीधी बात इसमें ये कही गई है, यदि कोई व्यक्ति, कोई अभ्यर्थी है, उसका साक्षात्कार हो रहा है और वो जिस क्षेत्र में क्या है रिसर्च करना चाहता है, वो अपना सिनॉप्सिस लेके गया है, तो जो पैनल आपके सामने बैठेगा वो क्या है आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है। वो क्या है आपसे क्वेश्चन पूछेगा, है ना। अगर आप उस क्वेश्चन का सही उत्तर नहीं दे पाते हो या फिर आप अपने जवाबों से, है ना, उन समिति के सदस्यों को प्रभावित नहीं कर पाते हो तो आपको रिजेक्ट भी कर दिया जा सकता है। भले ही सीटें रिक्त रह जाएं, पर अगर आप योग्य नहीं हो तो आपको नहीं लिया जाएगा। स्पष्ट शब्दों में ये बात कही गई है। तो इसलिए धोखे में ना रहें कि सीटें ज़्यादा हैं तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। आपको अपनी योग्यता पर ही क्या है यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। इस चीज़ को आप अच्छे से दिमाग में बैठा लें। आप अपना जो सब्जेक्ट है, अपना जो टॉपिक है, ऐसा चूज़ करें जिस पर आपको थोड़ी सी नॉलेज हो, है ना। जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं इस क्षेत्र के विषय में, ठीक है, तो उसमें आप थोड़ी जानकारी रखते हो। जैसे अगर मैं बात करूं हिंदी साहित्य की, अगर मैं बात करूं हिंदी साहित्य की, तो जैसे कोई अभ्यर्थी हिंदी साहित्य से क्या PhD करना चाह रहा है और वो इंटरव्यू के लिए जाने वाला है ना, तो सबसे पहले क्या करना है, उसे किस चीज़ में रुचि है। अगर वो काव्य में रुचि रखता है तो देखिए वो अपना टॉपिक भी क्या है काव्य से संबंधित ही ले। अगर वो अपनी जो रुचि है गद्य में रखता है, कहानियों में रखता है, उपन्यास में रखता है, तो उसका देखिए टॉपिक भी क्या हो, उन्हीं से संबंधित हो। क्योंकि जिस चीज़ में जितनी रुचि होगी हम उतना ही अच्छा क्या है अपना इंटरव्यू दे पाएंगे। समझ रहे हैं बात को। तो ये नहीं कि किसी के कहने पे हमने टॉपिक चूज़ कर लिया, बड़ा चढ़ा के कोई अच्छा से टॉपिक, नया सा टॉपिक निकाल के लाए कि हमारा तो हर हाल में पास होगा ही होगा। तो ये गलती नहीं करनी है। टॉपिक ऐसा ही लीजिए जिस पर आपको कंटेंट मिले, है ना, आगे जाके आपको कोई दिक्कत ना हो। आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं कि अगर इस पर कितनी कितनी रिसर्च हो चुकी है, आप क्या नया काम करेंगे, तो ये सारे क्वेश्चन के जवाब क्या हैं आप प्रभावी रूप से दे पाएँ, यानी कि इन आपके जवाबों का प्रभाव उस पैनल पर पड़े। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखिए मैंने आपको सब्जेक्ट बताई दिए थे कि इसमें देखिए संस्कृत है। अब संस्कृत में कौन कौन से जो सब्जेक्ट लगे हुए हैं उनमें आप कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो संस्कृत में देखिए वेद हैं, व्याकरण है, साहित्य है, धर्मशास्त्र है ना। वैदिक लिटरेचर में देखिए संस्कृत है, फिलॉसफी है, योगा है, आयुर्वेद है, ज्योतिष है, कर्मकांड है, वेद है, व्याकरण है, धर्मशास्त्र है ना, और बाकी के और भी ब्रांचेस हैं तो उसमें लिखी हुई हैं, उसमें भी सीटें खाली हैं। फिलॉसफी में भी देखिए यही सब है। इसके साथ देखिए इंग्लिश में, हिंदी लिटरेचर में, है ना, यौगिक साइंस में। तो ये सब्जेक्ट आपके दिए हुए हैं और किन किन क्षेत्र में आप रिसर्च कर सकते हैं उनके विषय में भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो जिस क्षेत्र में आपकी रुचि हो तो आप इसमें क्या है अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है अप्लाई तो आप कर देंगे, लेकिन देखिए आप सिनॉप्सिस और ऐसे ही बना के ले जाइए, टॉपिक ऐसा चूज़ करके ले जाइए जिसके बारे में क्या है आपको रुचि हो। अगर इंटरेस्ट ही नहीं होगा किसी चीज़ में हमें, तो हम क्या कार्य कर लेंगे, नहीं कर लेंगे, है ना। तो आप सिनॉप्सिस को
ऐसा बनाइए, ज़्यादा क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग मत कीजिए। क्लिष्ट शब्द से तात्पर्य क्या है कि कुछ विद्यार्थी, देखिए हिंदी साहित्य में क्या होता है कि कुछ विद्यार्थी क्या हैं, हिंदी में क्या होता है, कुछ विद्यार्थी क्या हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जब वो सिनॉप्सिस बनाते हैं कि उन्हें खुद ही इसका अर्थ नहीं पता होता, वो दूसरे की नकल कर लेते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए किसी ने आपसे पूछ लिया कि आपने ये शब्द लिखा है तो इससे आपका तात्पर्य क्या है। अगर आप उसमें अटक रहे हो तो सीधे सीधे आपकी चोरी पकड़ी जाएगी। तो इसीलिए अपने शब्दों में बात को कहिए। अगर आप कहीं से कंटेंट ले रहे हैं तो उसका नाम दीजिए कि मैंने ये कंटेंट यहाँ से लिया है और यहाँ पे मुझे इस चीज़ में ये कमी दिखती है तो मैं इसको पूरा करना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आप सादगी से कार्य करोगे, सादगी से आप आंसर दोगे तो देखिए आप सादगी हर किसी को प्रभावित करती है। तो वो बात यहाँ पर कही जा रही है, सिनॉप्सिस सादगी से बनाएं। ठीक है, किसी की चोरी नहीं करनी है, कोई बड़ा चढ़ा के शब्द नहीं लिखना है जिस शब्द का अर्थ ही हमें ना पता हो। तो वो बात मैं यहाँ पे कहने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, चलते हैं आगे। तो ये सारे सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से इसमें ब्रांचेस हैं, कौन कौन से इसमें सब्जेक्ट लगे हुए हैं, है ना। तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अप्लाइड साइंस एंड फिजिक्स में कौन कौन से हैं, तो फिजिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इसी के साथ एक केमिस्ट्री भी है आपकी, मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग है ना। तो ये सारे आप क्या है विजिट कर सकते हैं। चलते हैं आगे। अब देखिए इसमें क्या है कि जो प्रवेश प्रक्रिया होगी यानी कि फुल टाइम पीएचडी और पार्ट टाइम पीएचडी, तो आवेदन कैसे करने हैं और क्या क्या अर्हताएं, क्या क्या नियम रहेंगे, है ना, कौन कौन अभ्यर्थी योग्य होंगे पीएचडी करने के लिए, तो वो चीज़ें हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। अब देखिए इसमें कहा है कि पीएचडी प्रोग्राम में प्रवेश हेतु सीधे प्रवेश के लिए विवरणिका या नियमावली कुल सचिव गुरुकुल कांगड़ी डीम्ड यूनिवर्सिटी हरिद्वार के कार्यालय से ₹150 के भुगतान पर अथा कुल सचिव गुरुकुल कांगड़ी सम विश्वविद्यालय के पक्ष में हरिद्वार में देय 150 का डिमांड ड्राफ्ट कुल सचिव गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार को डाक द्वारा भेजकर प्राप्त किए जा सकते हैं। सीधे सीधे लिखा हुआ कि आपको आवेदन कैसे करना है, वेबसाइट देख लीजिए, है ना, कोई भी आपको चूक नहीं करनी यहाँ पर। तो इसके बाद देखिए अगली बात इन्होंने क्या कही है कि अंतिम वर्ष की अर्हता परीक्षा दे रहे अभ्यर्थी भी प्रवेश परीक्षा में बैठ सकते हैं। यानी कि पिछले साल जिन अभ्यर्थियों का नहीं हुआ था या परीक्षा क्लियर कर ली थी किसी वजह से वो नहीं आ पाए थे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, वो आप पढ़ सकते हैं कि ऐसे अभ्यर्थियों को अपनी अर्हता परीक्षा का अंतिम पूर्ण परीक्षा परिणाम 30 नवंबर 2024 तक अनिवार्य रूप से जमा करना होगा, जिसमें अभाव में उसकी पात्रता निरस्त समझी जाएगी। यानी कि उन अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर मौका दिया गया है जो पिछले साल पीएचडी करना चाहते थे और किसी कारणवश नहीं हो पाई, है ना, या कोई परिस्थिति ऐसी रही, तो उनको क्या है उनका जो परीक्षा परिणाम है ना, उनको लेकर क्या है उसको जमा करना है। ठीक है, डेट इसमें मेंशन कर दी है, आप देख सकते हैं। अब देखिए अब इसमें सीधे से प्रवेश विधि क्या है। आपने देखिए आप ये सब तो जानते ही होंगे कि पीएचडी करने के लिए देखिए नेट होना आवश्यक है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है बेसिक सी चीज़ें हैं। तो सीधे सीधे इसमें क्या कहा गया है। दूसरी बात देखिए इसमें क्या कही गई है कि पीएचडी प्रोग्राम की अनुमति केवल 19 विषयों में होगी जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली गुरुकुल कांगड़ी डीम्ड यूनिवर्सिटी हरिद्वार की शिक्षा पटल द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। शिक्षा पटल द्वारा स्वीकृत विषय इन नियम उपनियमों के अधीन होंगे। देखिए सीधी सीधी बात कहती है जिन सब्जेक्ट में सीटें निकली हैं और जिन्हें मान्यता प्राप्त है उन्हीं में क्या है यहाँ पर पीएचडी कराई जाएगी, है ना। आप अपने सब्जेक्ट को देख लीजिए। मैंने आपको जो पहला पेज था उसमें मैंने आपको बता दिया था किन किन सब्जेक्ट में यहाँ पर पीएचडी देखने को मिल रही है। अगर आपका सब्जेक्ट वहाँ पर है तो आप यहाँ पर क्या है आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अर्हता यानी कि नियम क्या है, शर्तें क्या हैं, तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो यही है कि आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, है ना। अगर सेमेस्टर वाइज है तो आपके सेमेस्टर पूरे होने चाहिए, आपकी मास्टर पूरी होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही क्या है आपके कम से कम 55% अंक होना आवश्यक है। ध्यान रखेंगे ये चीज़ तो आपको पता ही होगी, 55% अंक होने आवश्यक हैं आपके। इसके साथ ही देखिए आपको क्या क्या करना है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग व्यक्ति,
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS गुरुकुल कांगड़ी के स्टाफ वार्ड को 5% अंकों तथा ग्रेड में समतुल्य छूट प्रदान की जाएगी। यानी कि जो OBC, SC, ST और EWS PH कैटेगरी और जो इस यूनिवर्सिटी में जो स्टाफ है उन्हें क्या है 5% की छूट दी जाएगी। यानी कि उन्हें क्या है 55% अंक अगर होंगे तो उन्हें यहाँ पे क्या है आवेदन आसानी से वो यहाँ पर कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं दूसरी शर्त। इसमें देखिए कि MPhil पाठ्यक्रम को कम से कम 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण करने वाले अथवा जहाँ कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जाती है वहाँ बिंदु मानक पर समतुल्य ग्रेड तथा ऐसे प्रत्यायित विदेशी शैक्षिक संस्थान से समकक्ष उपाधि प्राप्त की हो जो कि किसी आकलन प्रत्यायन एजेंसी द्वारा प्रत्यायित हो, है ना। तो वो भी क्या है यहाँ पर क्या है PhD कार्यक्रम के लिए नामांकन कर सकते हैं। हालांकि अभी MPhil बंद कर दी गई है, लेकिन जिन अभ्यर्थियों ने MPhil कर ली थी, है ना, तो वो भी क्या है इसमें PhD में क्या है अपना आवेदन दे सकते हैं। वो भी क्या है योग्य माने जाएंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। अब देखिए इन्होंने क्या बात कही है कि वेद, संस्कृत, दर्शन, ज्योतिर्विज्ञान एवं योग विषयों में PhD उपाधि में पंजीयन हेतु वे अभ्यर्थी अर्ह होंगे जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से आचार्य की उपाधि उन एलाइड विषयों के साथ न्यूनतम 55% अंकों सहित उत्तीर्ण की हो जो सारणी 1 में दिए गए हों। देखिए मैंने आपको दिखाया था कि इसमें सब्जेक्ट दिए हैं, ठीक है, और इसमें देखिए यहाँ पर आपको इसके साथ में जो सब्जेक्ट लगे हुए हैं, है ना, तो अगर इन सब में उसने योग्यता रखी है, ठीक है, इनसे मिलते जुलते उसके सब्जेक्ट रहे हैं, उसका स्कोर अच्छा है, उसमें 55% अंकों से मिल रहे हैं, तो वो क्या है वो योग्य होगा, ठीक है। दूसरी बात इसमें ये कही गई है कि आवेदन करते समय जो नियम शर्तें उसमें दिए गए हैं आप उसे ध्यान से पढ़ लें, कोई भी गलत डॉक्यूमेंट ना डालें, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट आपके सही हैं उन्हीं को डालें, अगर उन्हें गलत पाया गया तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ठीक है, और उसका क्या प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखिए सीधे प्रवेश किसे मिलेगा, तो उन अभ्यर्थियों को PhD पाठ्यक्रम में शोध प्रवेश परीक्षा RET में सम्मिलित हुए बिना सीधे प्रवेश दिया जाएगा। यानी कि जो एंट्रेंस टेस्ट है उसमें शामिल ना होकर डायरेक्ट इंटरव्यू में जा सकते हैं। कौन से विद्यार्थी, जिन्होंने क्या है नेट JRF, देखिए यहाँ पे क्या है नेट को भी ये गिन रहे हैं, है ना, तो नेट JRF गेट सीड इसी तरह की देखिए राष्ट्रीय स्तर की जो परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण की हैं तो क्या है वो डायरेक्ट क्या है इंटरव्यू दे सकते हैं, उन्हें RET यानी कि एंट्रेंस देने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक। उसके साथ देखिए जिन जिन विद्यार्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा तो उन्हें क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। तो सबसे पहले आपके हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, मास्टर, आपका जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, और आपका अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपका अपना मूल निवास भी ले जा सकते हैं। आप PH कैटेगरी के हैं तो वो सर्टिफिकेट भी ले जा सकते हैं। इसके साथ ही EWS सर्टिफिकेट, है ना, और नेट JRF का सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपको ले जानी है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। इसके साथ ही देखिए यहाँ पर क्या मांगा है इन्होंने, चरित्र प्रमाण पत्र, करेक्टर सर्टिफिकेट भी देखिए इन्होंने यहाँ पर मांगा है। तो ये जो डॉक्यूमेंट की इन्होंने लिस्ट दी है आप ध्यान से अपने डॉक्यूमेंट पूरे कर लीजिए। अगर आपका करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बना है तो बनवा लीजिए, है ना। तो जो जो आपके कागज़ रह गए हैं, और देखिए कुछ विद्यार्थी क्या हैं किसी के कास्ट सर्टिफिकेट है ना, तो वो बहुत पुराने हैं तो आप उसे क्या है रिन्यू करा लीजिए, क्योंकि दिक्कत हो सकती है, वो ये कह सकते हैं कि आप इतना पुराना क्यों दिखा रहे हैं, तो ये वो बात है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसके अतिरिक्त क्या है आपको अपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेकर जाने हैं। वहाँ तो आपको ये देना ही देना है, फोटोकॉपीज आपको देनी है सभी डॉक्यूमेंट की सेल्फ अटैच करके, लेकिन आपको क्या है अपनी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो भी वहाँ पर क्या है आपको दिखाने हैं, ठीक है। इसके साथ मैंने आपको बता दिया था कि अन्य पिछड़ा वर्ग हो गया,
और आपकी अनुसूचित जाति हो गई, जनजाति हो गई, उन लोगों को क्या है यहाँ पर 5% की छूट दी जाएगी। ठीक है, तो लेकिन इसके लिए क्या है, आपके जो सर्टिफिकेट हैं वो होना आवश्यक है ना। अगर आपका पुराना है तो आप उसे रिन्यू करा लीजिए। और इसके अतिरिक्त देखिए कि आपका फीस का स्ट्रक्चर क्या है ना। फुल टाइम पीएचडी प्रोग्राम में क्या क्या फीस लगेगी, तो उसके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कैटेगरी ए, पहले इसे समझते हैं कैटेगरी ए क्या है। कैटेगरी ए और कैटेगरी बी, ठीक। तो यहाँ पे आपकी कैटेगरी ए में जो सब्जेक्ट रखे गए हैं जिसमें आपके संस्कृत है, वेद हैं, फिलॉसफी है, इंग्लिश है, हिंदी है ना, हिस्ट्री है, साइकोलॉजी है, फिजिकल एजुकेशन है, इकोनॉमिक्स है, ये सारे आपके आएंगे कैटेगरी ए में। वहीं कैटेगरी बी में देखिए आपके मैथ है, फिजिक्स है, मैनेजमेंट, जूलॉजी है ना, और कंप्यूटर साइंस है, बॉटनी है, माइक्रोबायोलॉजी है, ये सारे आपके जाएंगे किसमें, कैटेगरी बी में। तो आप कैटेगरी देख लीजिए, आप आर्ट साइड में जितने सब्जेक्ट हैं वो कैटेगरी ए में आएंगे, कैटेगरी बी में जितने भी जो सब्जेक्ट हैं मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस है ना, ये सारे आपके जाएंगे कैटेगरी बी में। तो जो इनका कोर्स वर्क में क्या क्या फीस लगेगी तो वो यहाँ पर मेंशन की हुई है, आप देख सकते हैं। तो पीएचडी कोर्स वर्क में रजिस्ट्रेशन फीस कितनी रहेगी, 1000। कैटेगरी ए में भी यही है और कैटेगरी बी में भी, ठीक है। देखते जाएंगे, अपनी कैटेगरी चेक करते जाएंगे। पीएचडी कोर्स वर्क की फीस कितनी होगी आपकी, 10,000। वहीं कैटेगरी बी में भी इतनी ही है। पीएचडी सिनॉप्सिस सबमिशन फीस कितनी होगी, तो इसमें देखिए आपकी 6,000 दिखाई जा रही है, ठीक है। इसके बाद देखिए पीएचडी एडमिशन फी आफ्टर आरडीसी कितनी लगेगी, 6,000, दोनों में 6,000 है। लाइब्रेरी फीस भी है आपकी, इसमें देखते जाएं, है ना। तो ये आपका देखिए पूरा लिस्ट दी गई है यहाँ पर कि कैसे कैसे क्या है आपकी फीस जो है लगेगी। तो आप देख लीजिए कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। पहली बार ध्यान से देखेंगे, मैं आपको फुल टाइम पीएचडी की फीस स्ट्रक्चर के बारे में बता रही हूँ, है ना। ये फुल टाइम पीएचडी के लिए है, यानी कि पूर्णकालिक पीएचडी के लिए, ठीक है। तो ये आप ध्यान से पढ़ लेंगे। इसके बाद देखते हैं अपना जो पार्ट टाइम पीएचडी है उसमें कितनी फीस लगेगी, है ना, उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, तो वो भी देख लेते हैं। तो इसमें देखिए रजिस्ट्रेशन फीस आपकी देखिए पीएचडी कोर्स वर्क की रजिस्ट्रेशन फीस 1,000 है। वहीं अगर कोर्स वर्क की फीस देखें तो आपकी कितनी है, ये 30,000 है, ठीक है। ऐसे ही आप देखिए पीएचडी सिनॉप्सिस सबमिशन की फीस कितनी है आपकी, 12,000 कैटेगरी ए में, कैटेगरी बी में। तो ये सारी आप क्या है यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। तो आज की क्लास में हमने क्या है, गुरुकुल कांगड़ी डीम्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जो पीएचडी हेतु आवेदन मांगे जा रहे हैं, यानी कि पीएचडी हेतु जो पूर्णकालिक या अंशकालिक जो पीएचडी के एडमिशन आए हुए हैं, सीटें आई हुई हैं, उनके विषय में बताया। तो जो अभ्यर्थी पीएचडी करने में रुचि रखते हों या किसी और यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन नहीं ले पाए हों, तो वो यहाँ पर भी क्या है ट्राई कर सकते हैं, है ना। अगर आपके सब्जेक्ट यहाँ पर मिल रहे हैं तो आप यहाँ पर क्या है आवेदन अवश्य करें। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपको ऐसी एक नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।